ससुराल में पहला पीरियड। अपने घर की लाडली सृष्टि जब पहली बार ससुराल में पहुंची तो खूब लाड प्यार जताया जा रहा था। तारीफ पर तारीफ मिल रही थी। सासू माँ ने सबसे कहा, अरे चांद जैसी बहू लाई हूं ढूंढकर, लक्ष्मी है मेरी बहू। जिस दिन रिश्ता पक्का हुआ उसी दिन हमारे मयंक का प्रमोशन हो गया और ट्रांसफर पुणे से यहीं इंदौर में ही हो गया। सच में बड़े ही शुभ कदम है मेरे बहू के। आते ही लक्ष्मी की बौछार हो गई। सृष्टि मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं, सब कितना मान करते हैं मेरा, कितना ध्यान रखा जा रहा है मेरा यहाँ, उसने मन ही मन सोचा। पूजा पाठ और सत्यनारायण भगवान जी की कथा हुई। उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म भी हुई। जो भी आता सृष्टि के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते नहीं थकता। सृष्टि को सिर ढकने की मनाही कर दी गई थी। सबका मानना था कि जब सृष्टि को सबने देख ही लिया है तो घूंघट क्यों और किसका करवाएं। सृष्टि को घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया गया। सासू माँ बोली, अरे अभी से काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। नया चूड़ा पहना हुआ है तुमने, मेहंदी भी नहीं उतरी तुम्हारी। तुम बैठो, इतने लोग हैं, सब काम हो जाएगा। पहली रसोई में भी सिर्फ खीर बनाई उसने। खीर भी क्या बनाई, दूध पहले ही गर्म किया जा चुका था। चावल भिगा लिए गए थे। सारे सूखे मेवे कतर कर रखे जा चुके थे। जब खीर तैयार हुई तो उसकी बड़ी ननद ने खीर कटोरी में परोसी और सृष्टि ने सबको ले जाकर दे दी। खीर खाकर सबने सृष्टि को खूब सारे आशीष और गहने दिए। सृष्टि ने पैर छूकर सबका आशीर्वाद लिया। प्रतीक जैसा पति और इतना अच्छा ससुराल पाकर सृष्टि धन्य हो गई थी, क्योंकि जब सृष्टि की सगाई हुई तब वो MBA कर रही थी, फर्स्ट ईयर में ही थी। ससुराल वाले खुले विचार वाले लोग थे। उन्होंने साफ कह दिया था, सृष्टि आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, हमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग इसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी कर सकते हैं। हमारी ओर से कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। और हुआ भी वही। 2 साल तक रुके सृष्टि के ससुराल वाले। MBA पूरे होते ही सृष्टि के पास जॉब ऑफर आने लगे, क्योंकि उसने कॉलेज में टॉप किया था। एक अच्छी कंपनी से उसे जॉब ऑफर की आ गई। सृष्टि ने प्रतीक और अपने ससुराल वालों से जॉब करने की इच्छा जताई तो सब लोगों ने सहर्ष ही स्वीकार कर दिया। सृष्टि ने के साथ उसके घर वाले और रिश्तेदार, आस पड़ोसी सभी प्रतीक और उसके घर वालों की तारीफ करते नहीं थकते थे। शादी के बाद आज तीसरा दिन था सृष्टि को उसके ससुराल में। सुबह जब सृष्टि सोकर उठी तो उसके कमर और पैरों में दर्द हो रहा था। सृष्टि को समझते देर नहीं लगी कि उसका मासिक धर्म आने वाला है। लगभग घंटे बाद सृष्टि को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सृष्टि नहाकर आई और तैयार हुई। उसने सोचा मम्मी को बता देती हूँ, पर उसे अजीब सी फीलिंग हो गई थी। पेट दर्द, कमर दर्द हो रहा था। सृष्टि नीचे पहुंची और अपनी बड़ी ननंद को बताया। दीदी ने हैरानी से सृष्टि को देखा। उन्होंने कहा, भाभी, जब आपको पता था कि आपकी डेट आने वाली है तो आपको कोई दवाई तो ले लेनी चाहिए थी ना। ऐसे में तो पूजा पाठ सब में दिक्कत हो जाएगी आपको अब। सृष्टि थोड़ी अचंभित हुई। उसे लगा दीदी कहेंगी कोई बात नहीं, ये तो आम बात है, मगर उन्होंने कुछ और ही कहा। सृष्टि ने उनसे कहा, दीदी मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी हो जाऊंगी। अभी तो समय था, पर पता नहीं कैसे हो गई, और दवाई लेने के बाद में प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए नहीं ली। और अब तो पूजा पाठ भी हो चुकी है ना। दीदी सृष्टि को बिना कुछ कहे चली गई। उन्होंने दादी और मम्मी को जाकर बताया। सृष्टि दूर से ही देख रही थी। मम्मी और दादी दोनों ही परेशान हो गईं। दादी की नज़र सृष्टि पर गई तो सृष्टि उन्हें देखकर आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंची। सृष्टि जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी, दादी एकदम से पीछे हटकर बोली, मैंने अभी अभी नहा लिया है, दूर से ही बेटे आशीर्वाद ले लो। सृष्टि ने आश्चर्य से दादी को देखा। सृष्टि
जैसे ही मम्मी के पास पैर छूने के लिए गई, बड़ी मम्मी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया। सृष्टि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये, पर वो कहती भी क्या। थोड़ी देर बाद सब लोग नीचे हॉल में आ गए। सृष्टि वहीं चुपचाप खड़ी थी। प्रतीक ने उसे बैठने को कहा। जैसे ही सृष्टि सोफे पर बैठने लगी, सासू माँ ने टोक दिया, अरे सृष्टि बेटा, वहाँ तुम्हारे पापा जी बैठ जाएंगे। सृष्टि बैठते बैठते रुक गई। दादी ने उसे इशारों में खड़े रहने को कहा। सृष्टि वहीं पास में खड़ी हो गई। दादी चाय लेकर आई। उन्होंने सबको चाय दी और ट्रे बीच में टेबल पर रख दी। फिर उसमें से एक कप उठाकर सृष्टि को दे दिया। सृष्टि को ये भेदभाव लगा, क्योंकि सबको ट्रे से चाय दी गई और उसका कप अलग उठाकर दिया गया। खैर, उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। नई थी ना वो अभी वहाँ, उसे वहाँ के नियम कायदे मालूम न थे। सृष्टि ने बाद में सब पता चल ही जाएगा सोचकर अपने आप को समझा लिया। सृष्टि के ससुर जी खर्चे का हिसाब किताब कर सबके रुपए देने चले गए। प्रतीक के दोस्तों ने उससे पार्टी देने को कहा था, तो वो भी वहाँ चला गया। अब घर में सिर्फ सृष्टि की दादी, सास और ननद थी। सृष्टि की दादी सास ने उसे बुलाया। सृष्टि उनके पास आकर खड़ी हो गई। दादी ने कहा, देखो बहू, ऐसे समय में ना हमारे घर की औरतें आदमियों से दूर रहती हैं, उनकी बराबरी से नहीं बैठती, और चाय खाना पीना सब वहाँ पीछे के दालान में होता है। वहाँ खूंटी पर एक आसन टंगा हुआ है और अलमारी में बिस्तर रखा हुआ है। बस वही बिस्तर पर सोना होता है। जब 7 दिन पूरे हो जाएं, तब उस बिस्तर को धोकर रखना है। अपने खाने पीने के बर्तन भी खुद ही धोने हैं और अलग रखना है, बाकी बर्तनों में नहीं मिलाना है। ऐसे समय में नए कपड़े भी नहीं पहनने और ना ही सोफे या पलंग पर बैठना है। प्रतीक के और तेरे ससुर जी के सामान को, विशेषकर कपड़ों और खाने पीने की वस्तुओं को भी बिल्कुल नहीं छूना है। सुबह सबसे पहले ही वहीं पीछे के दालान में जो बाथरूम है वहीं नहाना है। कपड़े भी वहीं सुखाने हैं। मंदिर और किचन से बिल्कुल दूर रहना है। दादी नियम बताए जा रही थी और सृष्टि आवक सी उन्हें देखकर सुने जा रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने खुले विचारों वाले लोग इस विषय में इतनी पिछड़ी मानसिकता रखते हैं। ऐसे समय में किचन और मंदिर में ना जाने का नियम तो उसे मायके में भी था, पर सब लोगों से दूर रहना, अलग ही खाना पीना और सोना, किसी वस्तु को ना छूना, ऐसा तो नहीं होता। उसके पापा जब खाना खाते तब मम्मी उसे दूर रखती थी, मगर भाई के साथ तो वो थाली में ही खा लिया करती थी। नए पुराने कपड़ों का भी कोई नियम नहीं था। सृष्टि को रोना आ रहा था, मगर स्वयं पर संयम रखकर सृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और अपना बैग लेकर पीछे दालान वाले कमरे में जाने लगी। सृष्टि की सास ने दादी से कहा, माँ जी, अभी तो सृष्टि नई नई है इस घर में, अभी से अगर इतनी सख्ती रखेंगे अच्छा नहीं लगेगा उसे। दादी उन्हें डांटते हुए बोली, नियम नियम होता है। मैं जब इस घर में आई थी तब मैंने भी सारे नियम माने थे। अभी से शुरुआत करेगी तो ही आदत बनेगी उसकी। सृष्टि दालान में पहुंची। अलमारी में कुछ बिस्तर रखे हुए थे, एक टेबल थी और कुछ भी नहीं। दादी एक पानी का जग भरकर रख दिए। मम्मी आकर बोली, दीदी तुम्हारे साथ यहीं सो जाएंगी, तुम अकेले नहीं सोओगी। सृष्टि ने कहा, पर मम्मी इतने नियम क्यों? ये तो प्रकृति होती है ना एक लड़की के लिए। मम्मी ने कहा, हाँ एक प्राकृतिक क्रिया है, पर मासिक धर्म में समय स्त्रियां अपवित्र कहलाती हैं और ये नियम सभी ने रखे हैं, तो तुम्हें भी रखना ही होगा। मम्मी अपनी बात कहकर चली गई। खाना तैयार हुआ तो सृष्टि को अलग से लाकर दे दिया गया। ससुर जी ने जब सृष्टि कहाँ है पूछा तो दादी ने इतना ही कहा, पीछे बरामदे में है। ससुर जी समझ गए। एक बार तो सृष्टि ने सोचा,
मम्मी को कॉल कर सब बता दे। मगर उसके घर वालों ने समझाया था उसे, कभी भी कोई भी बात इधर से उधर मत करना, थोड़ा सोचना समझना और सहन भी करना। बस यही सोचकर रुक गई वो। जैसे तैसे दिन निकाला। रात को खाना खाकर उसने दरी बिछाई, फिर उस पर बिस्तर लगाया। देर रात प्रतीक घर आया। उसे लगा उसका रूम सजा हुआ होगा, मगर जैसे ही रूम में पहुंचा कुछ भी नहीं था, सब पहले की तरह ही था। प्रतीक को आश्चर्य हुआ। आज घर में रात्रि जागरण था, जहां घर की बाकी महिलाएं देवी देवताओं के गीत गाती हैं और अगले दिन जोड़े से मंदिर में ले जाया जाता है। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से कैसे पूछे। प्रतीक ने सृष्टि को मैसेज किया, कहाँ हो? सृष्टि ऑनलाइन ही मोबाइल पर टाइम पास कर रही थी। प्रतीक का मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रिप्लाई किया, यहीं हूँ बरामदे में। प्रतीक को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, वहाँ क्या कर रही हो अभी? आज से ही मेरे पीरियड स्टार्ट हुए हैं। दादी ने कहा है 7 दिन तक यहीं रहना है। प्रतीक को समझ आया, पहले कभी उसकी मम्मी और दीदी भी वहीं पर रुका करती थी। प्रतीक ने पूछा, पर तुम वहाँ क्या कर रही हो यार? तुम तो नई बहू हो अभी घर की, तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए था मेरे पास। नियम सबके लिए हैं प्रतीक, चाहे नई बहू हो या पुरानी। तो तुम वहाँ से कब आओगी? वैसे तो 5 दिन ही होते हैं, पर दादी ने पूरे 7 दिन बाद का कहा है। अगले दिन सृष्टि के भैया उसे लेने आए। उसके पहले ही दादी ने कह दिया था बिस्तर धोकर रख कर जाना। जिस नई बहू के हाथों में नया चूड़ा हो और मेहंदी को देखकर काम ना करने को कहा गया हो, आज उससे झाड़ू पोंछा और धुलाई का काम भी करवा लिया गया। दादी भैया से बोली, हमारी सृष्टि तो लक्ष्मी है। बिल्कुल, इसके आते ही पोते का प्रमोशन हो गया, बेटे का भी कारोबार बढ़ गया। सच में बड़े ही शुभ कदम है इसके यहाँ पर। सृष्टि अपना बैग लेकर आ गई। बाहर पहुंचकर भैया ने सृष्टि से कहा, 1 गिलास पानी और पिला दे। सृष्टि जैसे ही किचन में जाने के लिए मुड़ी, दादी ने रोक दिया। अरे तू कैसे लाएगी बहू? दीदी से बोल दे, वो ले आएंगी। सृष्टि का चेहरा उतर गया। दादी ने सुबह से कई बार रोक टोक दिया था उसे इस चक्कर में, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत बैठो, इसे मत छुओ, उसे मत उठाओ। दीदी पानी लेकर आई। सृष्टि के भैया ने ग्लास लिया, तभी उनका ध्यान शू लेस पर गया जो खुली हुई थी। उन्होंने ग्लास सृष्टि को थमाकर लेस बांधी और गिलास लेकर पानी पिया। दादी के चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। मायके आकर सृष्टि मम्मी के गले लगकर खूब रोई। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ सृष्टि? किसी ने कुछ कहा क्या? वहाँ कोई बात हो गई है क्या? सृष्टि ने कहा, पहली बार सबसे दूर गई थी ना, तो याद आ रही थी सबकी मुझे, इसलिए रोना आ गया। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी वहाँ। शाम को चाय के समय सब लोग हॉल में इकट्ठे बैठे हुए थे। सृष्टि की भाभी सबके लिए चाय लेकर आई। सृष्टि वहीं सबके साथ ही बैठी हुई थी। अचानक उसे ससुराल की याद आ गई, जहाँ उसे एक तरफ रहने को कहा गया था। ऐसे समय में रात को खाने के बाद सृष्टि और उनकी भाभी छत पर टहल रहे थे। भाभी ने सृष्टि से पूछा, क्या हुआ दीदी? आज सुबह से ही देख रही हूँ, कुछ गुमसुम सी लग रही हो आप। सासरे में कोई बात हुई है क्या आपके साथ? सृष्टि की अपनी भाभी से गजब की पड़ती थी। सृष्टि ने कहा, मासिक धर्म को लेकर मेरे ससुराल वालों की महिलाओं की सोच बहुत ही पिछड़ी हुई है भाभी। भाभी ने कहा, ओहो, तो वही बात हुई जो मेरे मायके में होती है। पीरियड्स के समय
लड़कियों के साथ। बहुत देर तक दोनों ननद भाभी की चर्चा चलती रही। मम्मी ने सोने के लिए आवाज़ लगाई। अगले दिन प्रतीक लेने आने वाला था सृष्टि को। सृष्टि के मोबाइल की बीप बजी। उसने देखा सैलरी जमा होने का मैसेज था। सृष्टि सुबह ही पास के एटीएम से जाकर कुछ रुपए निकाल कर लाई। थोड़ी देर बाद ही प्रतीक आ गया। सृष्टि की भाभी का एक स्व सहायता समूह था जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का तरीका सिखाया जाता था। समूह की महिलाएं कुटीर उद्योग वाले कार्य करती थी, जैसे पापड़ अचार बनाना, झाड़ू बनाना, टोकरी कपड़ों के थैले बनाना। जब प्रतीक आया तो उन्होंने प्रतीक और उसके घर वालों से के बाद आने का उद्योग आने का कहा। प्रतीक ने सबसे विदा ली और सृष्टि को लेकर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही सृष्टि ने दादी के हाथ में रुपए रखते हुए कहा, ये लीजिए दादी, शादी के बाद मेरी पहली सैलरी। दादी ने रुपए लिए और मंदिर में ले जाकर रख दिए। अनायास ही सृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और साथ ही एक विचार, अभी 2-3 दिन में जो भी सामान मैंने दादी को दिया या तो दासी ने लिया है, नहीं या उस पर पानी के छींटे मारकर ही लेती हैं। पर आज तो उन्होंने रुपयों को सीधे हाथ में ले लिया, जो तो लिए ही उन्होंने मंदिर में भी रख दिए। सृष्टि ने दादी से कहा, दादी आज 5वां दिन पूरा हो गया, मैं किचन में जा सकती हूँ क्या? दादी थोड़े रूखे स्वर में बोली, नहीं, जब तक 7 दिन पूरे नहीं होते तब तक बिल्कुल नहीं, किचन अपवित्र हो जाएगा। सृष्टि सोचने लगी, हद है, मतलब मैं भी तो इसी घर में रह रही हूँ, तो क्या घर भी अपवित्र हो गया? रुपए कागज के थे, दादी ने सीधे मंदिर में ले जाकर रख दिए, क्योंकि वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी अपवित्र नहीं होती, और बहू को भी तो लक्ष्मी का मान दिया था, फिर मैं कैसे अपवित्र हो गई? शाम को सृष्टि के भाभी का आमंत्रण मिलने से सब लोग उसके समूह को देखने गए। दादी बड़ी से जायजा ले रही थीं। उन्होंने सृष्टि की भाभी से पूछा, कितनी कमाई हो जाती है तुम्हारी? भाभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, 50,000 के लगभग हर महीने हो ही जाती है दादी। दादी ने आश्चर्य से उन्हें देखा। उन्होंने पूछा, 50,000? पर इतनी सारी महिलाओं का वेतन भी तो जाता होगा ना? कितने दिन के रुपए मिलते हैं जिन्हें? भाभी ने कहा, हाँ जाता है इनका वेतन, अब इनकी ही कमाई तो है, इन्हीं को जाएगी दादी। और रही बात कितने दिन के रुपए की, तो ये सब पूरे महीने आती हैं, सबका काम अलग अलग है, उसी के अनुसार रुपए देती हूँ इन्हें। दादी ने देखा एक महिला बार बार अपना पेट पकड़ रही थी। उसे देख दादी ने भाभी से पूछा, उनको शायद पेट में दर्द है, छुट्टी दे दो। भाभी ने कहा, शायद आज उनके पीरियड का पहला दिन होगा इसलिए। दादी के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, अरे पहला दिन है तो ये पापड़ क्यों बना रही है और सामानों को हाथ क्यों लगा रही है? सब दूषित हो जाएंगे। भाभी ने कहा, कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप दादी जी? अरे पीरियड आना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके आने पर एक स्त्री संपूर्णता को प्राप्त करती है। पीरियड आने पर ना आने पर चिंतित होना चाहिए हमें। पीरियड्स आने पर एक महिला अपवित्र या दूषित कैसे हो सकती है? एक महिला कोई गंदगी में तो नहीं रहती है, ना ही गंदे से काम करती है। जब ब्लड हमारे शरीर से स्रावित होता है तो वो ही भविष्य में हमारे गर्भ में पलने वाले शिशु को विकसित स्तर प्रदान करते हैं। ईश्वर ने महिलाओं को जन्मदाता बनाया है, जो अपने प्राण संकट में डालकर एक नए मानव जीवन को प्रदान करती हैं। और रही बात ऐसे समय में काम करने की, तो दादी आपके घर में जो पापड़ आते हैं, आपको थोड़ा ही पता होगा कि कहाँ किस जगह बने हैं, किस व्यक्ति ने बनाए हैं, किस हालात में बनाए हैं। हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं, वहाँ कार्य करने वाली महिलाएं रजो धर्म से तो नहीं है, ये पूछकर तो खाना नहीं खाते ना। कभी यदि हम किसी परिचित से मिलने जाते हैं, तब भी उसके घर की महिलाएं रजो धर्म से है या नहीं है पूछकर तो उसके हाथ से पानी नहीं लेते। कई बार तो हम परिस्थितियों के वश बाहर इन सब बातों को
अनदेखा कर देते हैं, वैसे ही घर में भी कर सकते हैं। दादी की चेहरे से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उन्हें भाभी की बातें बिल्कुल नहीं भाईं। वे चुपचाप वहां से चली गईं। भाभी मुस्कुराते कर रह गई। भाभी जी, सृष्टि से कहा, आपकी दादी सास बहुत ही पुराने विचार वाली महिलाएं हैं। उन्हें तो वही करना है जो वह चाहती हैं। उन्हें समझाने का कोई औचित्य नहीं है। सृष्टि भी मुस्कुरा दी। आवश्यक नहीं किसी महिला या लड़की के साथ ऐसे भेदभाव ससुराल में ही हो, मायके में भी होता है। अक्सर कई जगहों पर आज भी लड़कियों को रजो धर्म से होने पर उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। आमतौर पर जब महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है तो अमूमन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। सही कहते हैं, महिलाओं की सबसे बड़ी शत्रु स्वयं एक महिला ही होती है। एक और जहां लड़कियों को माता लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपवित्र भी कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी इस कहानी से आपको उचित संदेश पहुंच गया होगा कि हमें आज के वक्त कैसे रहना चाहिए और ये भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।